दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। बिलासपुर और सरगुजा संभाग में आज बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, जहां 2 से 4 मार्च तक गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी संभव है, साथ ही ओले भी गिर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आज बारिश के आसार है। मौसम विज्ञान विभाग ने सरगुजा और बिलासपुर संभाग के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है, जहां 2 से 4 मार्च तक गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी के आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस दौरान तेज हवाएं और आंधी भी चल सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 2 मार्च को कोरिया, सूरजपुर, पेंड्रा रोड, बिलासपुर और मुंगेली में बारिश हो सकती है, तो वहीं 3 मार्च को सरगुजा और बिलासपुर संभाग के सभी जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। कुछ स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में गुरुवार को सबसे अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दंतेवाड़ा में रिकॉर्ड किया गया, तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री अंबिकापुर में दर्ज हुआ है। वहीं रायपुर में बीते दिन अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। वहीं अगर सरगुजा संभाग की बात करें तो सरगुजा, जसपुर और साथ ही सूरजपुर समेत कुछ जिलों में बारिश हो सकती है मौसम बदलने के कारण। वहीं न्यूनतम पारा 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सामान्य से 2 डिग्री तक कम रहा। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के लिए मेडिकल कैशलेस की सुविधा लागू हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी विभागों से सहमति मांगी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कर्मचारियों से मुलाकात भी की है। छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को जल्द ही इलाज के लिए मेडिकल कैशलेस की सुविधा मिल सकती है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा सभी विभागों से सहमति मांगी गई है। इस पर विभागों द्वारा सहमति देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ के प्रतिनिधि मंडल को ये जानकारी दी है। कैशलेस इलाज की सुविधा लागू करने से पहले विभागों की सहमति इसीलिए जरूरी है क्योंकि कर्मचारियों को प्रति माह वेतन के साथ चिकित्सा भत्ता भी दिया जाता है। यदि कैशलेस इलाज की सुविधा शासन द्वारा लागू की जाती है तो चिकित्सा भत्ता को बंद कर दिया जाएगा। कैशलेस की सुविधा लागू होते ही प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी परिवारों को इलाज के लिए बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। मंच से हिंदू देवी और देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया जा रहा है, जहां गालियां दी गई, जहां भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय एकता परिषद क्रिश्चियन मोर्चा की जसपुर में संयुक्त सभा आयोजित की गई थी, जहां 12 लोगों पर FIR दर्ज करी गई है। छत्तीसगढ़ के जसपुर में सभा के दौरान हिंदुओं पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जहां मंच से वक्ताओं ने हिंदुत्व और ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस मामले में पुलिस ने 12 से अधिक लोगों पर FIR दर्ज की है। मामला कुनकुरी थाना क्षेत्र का है और इस संबंध में चराईडांड निवासी विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष करनैल सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है। इसमें बताया गया है कि 27 फरवरी को भारत मुक्ति मोर्चा, साथ ही राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, साथ ही राष्ट्रीय एकता परिषद की ओर से एक संयुक्त रूप से जन जागृति सभा आयोजन किया गया था। आरोप है कि सभा में शामिल वक्ताओं ने हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक, अभद्र और गलत टिप्पणी करते हुए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आरोपियों ने अलग अलग संप्रदाय और धर्म के लोगों के बीच शत्रुता और घृणा पैदा कर राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता को धक्का पहुंचाया है। तो इस मामले में इन पर 12 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर और कोरबा समेत कई शहरों में ED के छापे पड़े हैं, जहां DMF फंड में अनियमितताओं से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। कांग्रेस नेताओं और ऑफिसरों के ठिकानों पर कार्यवाही की गई है। छत्तीसगढ़ में जांच एजेंसी ED ने कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, सूरजपुर, बलरामपुर और बैकुंठपुर समेत विभिन्न जगहों पर छापेमारी की कार्यवाही की है। बालोद में डोंडी नगर में पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया के प्रतिनिधि पीयूष सोनी, बैकुंठपुर जनपद के CO राधेश्याम मिर्झा और साथ ही कोरबा के कांग्रेस नेता JP अग्रवाल के घर पर कार्यवाही चल रही है। बताया जा रहा है कि DMF यानी कि खनिज संस्थान न्यास की राशि में अनियमितता की जांच को लेकर के ये कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया के प्रतिनिधि पीयूष सोनी हाल ही में ED की रडार पर आए थे। 146 भूमाफियाओं को नोटिस जारी कर अब निगम भूल चुका है। बिलासपुर में मुपका चिल्हाटी में बुलडोजर चलाया गया। सक्रिय और तखतपुर में अभी भी कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग पर नगर निगम और राजस्व विभाग की कार्यवाही पर सवाल खड़े करने लगे हैं, क्योंकि मुपका और चिल्हाटी में बुलडोजर चलाकर लगातार कार्यवाही करने का दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भूमाफियाओं को नोटिस जारी करके निगम का अमला भूल भी चुका है। बताया जा रहा है कि शहर से लगे सक्रिय और
तखतपुर अनुभाग में 146 भूमाफियाओं को नोटिस जारी करने के बाद ऑफिसर इस पर कार्यवाही करना भूल चुके हैं, जबकि नोटिस में उन्हें 24 घंटे की मोहलत दी गई थी। साथ ही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही भी की गई थी। वहीं कलेक्टर अवनीश सरन ने शहर और आसपास के गाँव में धड़ल्ले से हो रहे अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करने का निर्देश जारी किया था। और अब खबर बलरामपुर से आ रही है, जहां युवक को ढूंढने के लिए प्रशासन ने नदी का रुख मोड़ दिया। अंडर वाटर कैमरा लगाया गया, टनल से पानी निकाला गया, तब जाकर बलरामपुर में 12 दिन बाद युवक का शव बरामद हुआ। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में गागर नदी में डूबे युवक का शव शुक्रवार को बरामद कर लिया गया। युवक की तलाश के लिए प्रशासन ने नदी का रुख ही मोड़ दिया। पानी निकालने के लिए मोटर वाटर का इस्तेमाल किया गया। अंडर वाटर कैमरे की मदद ली गई। मामला राजपुर थाना क्षेत्र का है। दरअसल ग्राम धंधापुर निवासी पहाड़ी कोरवा आमिर साय 18 फरवरी को पत्नी के साथ लकड़ी बीनने के लिए जंगल गया था। लौटते समय वह गागर नदी में नहाने गया, जहां मछली देख पकड़ने भी लग गया। उसने 2 मछलियां पकड़ी, इसके बाद फिर नदी में कूदा तो वापस ही नहीं लौटा। जब काफ़ी देर तक पति नहीं लौटा तो पत्नी ने आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी। काफ़ी देर तक आमिर का तलाश किया गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। लोगों ने बताया कि वहाँ जहाँ पर युवक कूदा है वह कुएं नुमा गड्ढा है और अंदर एक सुरंग भी है, जहां पर ये जाकर फंस गया और तब से लेकर के अब तक इसकी जो लाश है वो यहां पर बरामद नहीं कर पाई गई थी। अब जाकर 12 दिन बाद इसका शव बरामद हुआ है। कोरबा से सरोज, वहीं दुर्ग से सांसद विजय बघेल का नाम लगभग तय है। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लग सकती है। जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। शुक्रवार शाम तक या फिर जल्दी इसका ऐलान कर दिया जाएगा। आज शाम तक गुरुवार रात से दिल्ली में शुरू की गई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद अब खबर ये आ रही है कि 2 सीटों पर कैंडिडेट के नाम लगभग तय हैं। खबर है कि कोरबा से सांसद सरोज पांडे, वहीं दुर्ग से सांसद विजय बघेल बीजेपी उम्मीदवार हो सकते हैं। दिल्ली में हुई इस बैठक में छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए थे। दिल्ली से लौटने के बाद अरुण साव ने कहा, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में संभावित प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की गई और जल्द ही इसकी सूची आ भी सकती है। कुम्हारी टोल प्लाजा बंद करवाने के लिए कांग्रेसी पहुंचे विकास उपाध्याय ने कहा कि टेंडर खत्म, लेकिन अवैध वसूली अभी भी जारी। आंदोलन करने की चेतावनी उन्होंने दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कुम्हारी टोल प्लाजा पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। इस दौरान उपाध्याय के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। आरोप है कि लगातार इस प्लाजा पर अवैध वसूली हो रही है, जिसके कारण जनता परेशान है। NHAI क्षेत्रीय कार्यालय अनुपम नगर में कांग्रेस नेताओं ने इस अवैध वसूली का जमकर विरोध किया। क्षेत्रीय अधिकारी को अपनी शिकायत ज्ञापन के रूप में सौंपी। अधिकारियों को ज्ञापन देते हुए विकास उपाध्याय ने बताया कि रायपुर भिलाई के रास्ते में पड़ने वाले इस प्लाजा का टेंडर तो खत्म हो गया है, लेकिन वसूली अभी तक जारी है। महासमुंद में अघोषित बिजली कटौती से परेशान होकर किसानों ने चक्का जाम कर दिया। विरोध में कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। महासमुंद जिले के खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। समाधान की मांग को लेकर किसान संघर्ष समिति की बैनर तले किसानों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। किसानों ने बताया कि रबी सीजन में गांवों में धान की फसल लगी है और इस वक्त हमें पानी की सख्त आवश्यकता है। इसी समय लगभग पिछले 2 महीने से गांवों में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। साथ ही लो वोल्टेज की समस्याएं भी आ रही है। इस समस्या के कारण मोटर पंप भी नहीं चल पा रहे हैं और खेती बर्बाद हो रही है, जिसको लेकर संघर्ष समिति संयोजक अंकित बागबेहरा ने कहा कि समस्या के समाधान के लिए कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन समस्या जैसी की तैसी रही है। भारतमाला एक्सप्रेसवे को लेकर के खबर, जहां 5 क्रॉसिंग पॉइंट वाली राज्य की पहली 2.8 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी टनल बनाने का काम अब शुरू हो रहा है। छत्तीसगढ़ में एक्सप्रेसवे 124.261 किलोमीटर का लंबा होगा। 3 राज्यों से होकर ये एक्सप्रेसवे 464 किलोमीटर 6 लेन एक्सप्रेसवे जो है गुजरने जा रहा है। रायपुर से विशाखापट्टनम तक भारतमाला प्रोजेक्ट पर एक्सप्रेसवे के काम में और तेजी से आ गई है, क्योंकि निर्माणाधीन 6 लेन पर केसकाल के पहाड़ों को
चीर कर बनाने वाली छत्तीसगढ़ की पहली 2.8 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल का काम प्रवेश द्वार पर शुरू हो चुका है। तो सुरंग खुदाई से ठीक पहले रॉक बोल्ट ड्रिलिंग यानी चट्टानों पर छड़ और प्लेट लगाकर बांधने का काम किया जा रहा है ताकि ब्लास्टिंग के दौरान पहाड़ का हिस्सा न धंसे। खास बात यह है कि आने वाले और जाने वाले के लिए अलग अलग 2 सुरंग बनने वाली है। दोनों टनल की चौड़ाई 14-14 मीटर की होने वाली है। साथ ही टनल के अंदर प्रत्येक 500 मीटर के दायरे में 5 जगह पर क्रॉसिंग पॉइंट्स भी बनेंगे। वहीं दोनों सुरंग के बीच तकरीबन 20 मीटर की गैपिंग रहेगी। विभागीय अफसरों के मुताबिक टनल पर पहली बार ब्लास्टिंग अप्रैल के प्रथम या अंतिम सप्ताह में होगी और इस दौरान मिट्टी पत्थर को धंसने से रोकने सीमेंट की परत चढ़ाई जा रही है। इसके बाद ये काम 24 घंटे 365 दिन चलेगा। इसीलिए सुरंग के प्रवेश द्वार पर गोविंदपुर के पास बाकायदा पहाड़ी के ठीक नीचे बेस कैंप बनाना भी शुरू कर दिया गया है, जबकि दूसरी ओर बासरवाही के पास बेस कैंप बनाने की प्रक्रिया जारी है। 2.8 किलोमीटर लंबी टनल पर दोनों छोर पर एक साथ 4 जगहों से खुदाई शुरू होने वाली है। हैप्पी स्ट्रीट, पिंक स्टेडियम और रेंट अ साइकिल की सुविधा बिलासपुर वासियों को जल्द ही मिल सकती है। बिलासपुर में 35 करोड़ के विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और साहब ने कहा कि सीएम साय विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। बिलासपुर के लोगों को इसी महीने हैप्पी स्ट्रीट, मिनी स्टेडियम, पिंक स्टेडियम और साथ ही अब बात करें तो रेंट अ साइकिल योजना की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने बताया विकास योजनाओं को लेकर कहा कि लोकार्पण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कराने के लिए उनसे समय मांगा जा रहा है। समस्त निर्माण कार्यों का लोकार्पण शीघ्र कराया जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 8 से 14 मार्च के बीच लागू होने का अनुमान है और इसी के हिसाब से प्रशासन ने लोकार्पण और शिलान्यास होने वाले कार्यों की सूची तैयार की है। बताया जा रहा है कि जिन बड़ी योजनाओं का काम पूरा हो चुका है उनमें बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत 35 करोड़ की लागत वाली 4 प्रोजेक्ट शामिल हैं। 2 बाइक की टक्कर में 4 युवक की मौत हो गई। जसपुर का ये पूरा मामला, जहां हादसे के बाद एक बाइक में आग भी लग गई। छत्तीसगढ़ के जसपुर में शुक्रवार को 2 बाइकों के अंतर्गत एक भिड़ंत हो गई जिसमें 4 युवकों की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल है जिसे इलाज के लिए रायगढ़ अस्पताल रेफर किया गया है। टक्कर इतनी तेज थी कि एक बाइक में आग भी लग गई। पूरा मामला तुमला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मंझाडीह ग्राम में रात 9 बजे के आसपास 2 बाइकों के अंदर टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर 3 और दूसरी बाइक पर 2 लोग सवार थे। इनमें से सिर्फ एक युवक ही बच पाया है जिसका भी इलाज जो है रायगढ़ में चल रहा है, गंभीर हालात में है। बताया जा रहा है कि बाइक की आपस में टक्कर के बाद एक बाइक में भीषण आग लग गई जिससे मौके पर ही वह बाइक पूरी तरह जल करके खाक हो गई। रायपुर में जमीन कब्जे को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां शिव डहरिया की पत्नी की समिति ने भूमि को निजी बताया तो यहां सवाल ये खड़े होता है कि निगम ने आखिर इस पर करोड़ों खर्च क्यों किए जबकि ये भूमि निजी बताया जा रहा है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया की संस्था राजश्री सद्भावना समिति को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जहाँ रायपुर के शताब्दी नगर कॉलोनी में भवन और कब्जे वाली जमीन को समिति ने निजी बताया है। अगर भवन निजी जमीन पर बना है तो सवाल उठना लाजमी है कि इस पर नगर निगम ने करोड़ों रुपए खर्च कैसे कर दिए। पंजीयन विभाग के दस्तावेज के मुताबिक 2022 में केंद्रीय कर्मचारी गृह निर्माण समिति मर्यादित नहीं से बेचा था। प्रदेश की राजधानी के महंगे इलाके में से एक शताब्दी नगर में इतनी महंगी जमीन को महज 4 लाख रुपए में बेचा गया। राजश्री सद्भावना समिति को बेची गई जमीन का स्टाम्प शुल्क भी 25,000 रुपए ही दिया गया है। समिति के अध्यक्ष CS ठाकुर ने तकरीबन 15,000 वर्ग फीट जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। हालांकि पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने अपने बयान में कहा था कि भवन को लेकर MIC से मंजूरी मिली थी। वहीं जोन आयुक्त ने खुद कहा था कि इस पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और अब मामले में खुलासे में कई सवाल भी खड़े होते जा रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप का मेन ऑपरेटर भोपाल से गिरफ्तार हुआ है। इसको रायपुर लाया जा सकता है। ईडी ने हवाला ऑपरेटर से 580 करोड़ की संपत्ति भी कुर्क की है। दरअसल महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने दुबई के हवाला ऑपरेटर की 580 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इनमें से 3.64 करोड़ कैश और कीमती सामान भी शामिल है। जांच के दौरान ईडी को छत्तीसगढ़ के अफसरों और नेताओं के कथित रूप से शामिल होने का भी पता चला है। वहीं सूत्रों के मुताबिक महादेव सट्टा ऐप के मेन ऑपरेटर गिरीश तलरेजा को भोपाल से गिरफ्तार किया लिया गया है। संभवतः उसे रायपुर ईडी को सौंपा जा सकता है। ईडी को जांच के दौरान तलरेजा और रतनलाल जैन के शुभम सोनी के 7 करोड़ों के ट्रांजैक्शंस मिले थे। शुभम सोनी अभी भी फरार चल रहा है।
महिला कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं का क्राइम पोस्टर लॉन्च किया। रायपुर में प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि अपराधियों की संरक्षण लगातार भाजपा दे रही है, ये स्थिति भयावह है। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस ने बीते दिन भाजपा नेताओं पर लगे महिला अपराधों के आरोपों का क्राइम पोस्टर लॉन्च किया, जिसमें हाथरस, उन्नाव, बृजभूषण सिंह और अंकित भंडारी जैसे नेताओं की फोटो लगाई गई है। साथ ही उन पर लगे आरोपों को भी बताया गया है। महिला कांग्रेस की महासचिव और प्रदेश प्रवक्ता प्रीति उपाध्याय शुक्ला का कहना है कि भाजपा के संरक्षण में इन अपराधियों के हौसले बुलंद है, इसीलिए महिला अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जल्द ही संभव है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का इंतजार है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के दावेदारों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। पीसीसी स्तर पर नाम भेजे जा चुके हैं और जल्द ही केंद्रीय चुनाव समिति के स्तर पर बैठक होगी। इसके बाद नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। ये जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। बैठक के बाद नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। एमएलए देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित हो चुका है। 540 करोड़ के कोल घोटाले में ईडी ने आरोपी बनाया है। गिरफ्तारी से बचने हाईकोर्ट में यहां पर याचिका लगाई गई है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी घोटाले के आरोपी भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस एन.के. व्यास की बेंच में हुई और इस दौरान ईडी ने अग्रिम जमानत याचिका लेकर आपत्ति जताई है। रायपुर की विशेष अदालत ने देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने माना था कि इस पूरे स्कैम से जुड़े पैसे का इस्तेमाल उन्होंने चुनाव में किया था। इसके बाद विधायक ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी है।